नमस्कार दोस्तों, हम साइंस के पार्ट को आगे स्टार्ट करेंगे। कह रहा है कि प्राकृतिक सूचक लिट्मस प्राप्त किया जाता है तो लाइकेन द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि प्राकृतिक सूचक लिट्मस लाइकेन रोसेला टिनक टोरिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। लाइकेन कवक कवर शैवालों के सहजीवी अंतःक्रिया का परिणाम होता है। उसके बाद से आगे चलेंगे। कह रहा है कि जल जो साबुन त्यागने पर अच्छा झाग नहीं बना पाता है, उसको क्या कहते हैं? खारा जल होता है ना, वो साबुन में झाग नहीं बना पाता है। उसके बाद से कह रहा है कि खारा जल हार्ड वाटर साबुन के साथ झाग नहीं बना पाता है। खारा जल कठोर जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट सल्फेट और क्लोराइड खुले रहते हैं। कठोर जल के उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों का जब एक पूर्ण रूप से अवक्षेपण नहीं हो जाता तब कठोर जल साबुन के साथ झाग नहीं बनाता है। कठोर जल पीने, कपड़े धोने और खाना पकाने आदि के योग्य नहीं होता है। उसके बाद से 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि ऑक्सीकरण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिनमें कोई परिणाम या आयन एक साथ अधिक इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके उच्च विद्युत धनात्मक अवस्था या निम्न विद्युत ऋणात्मक अवस्था में परिवर्तित होता है। उसके बाद से ये N जो है ना, N प्लस ई इलेक्ट्रॉन। उसके बाद से Z है ना, तो Z में 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ये वाला। वही कह रहा है कि फास्फोरस जब कास्टिक सोडा से क्रिया करता है तो उत्पाद PH3 तथा NaH2PO2 देता है। यह अभिक्रिया एक ऑक्सीकरण और अपचयन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद से आगे चलेंगे। ये कह रहा है कि खादों के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो खादों के संरक्षण में से सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि सोडियम बेंजोएट NaO7H5O2 का प्रयोग खाद्यान्नों और संरक्षण हेतु प्रयोग किया जाता है। उसके बाद से कह रहा है कि आंसू का pH मान होता है ना, 7.4 होता है। उसके बाद से कह रहा है कि कैल्शियम सल्फेट निर्जल इस रूप से जाना जाता है, किस रूप से जाना जाता है? जिप्सम के रूप में जाना जाता है। तो कैल्शियम सल्फेट CaSO4 2H2O निर्जल के जिस्म कहा जाता है। यह एक श्वेत रवेदार ठोस पदार्थ है। इसके अणु जल के 2 अणु रवाकरण के रूप में होते हैं। 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर यह प्लास्टर ऑफ पेरिस परिवर्तित हो जाता है। कह रहा है कि जिप्सम का उपयोग पेरिस प्लास्टर तथा अमोनिया सल्फेट खाद बनाने में होता है। उसके बाद से जो नींबू कह रहा है कि नींबू में एसिड पाया जाता है। नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। उसके बाद से ये सिट्रिक अम्ल एक दुर्बल कार्बनिक अम्ल है। जैसे नींबू, संतरा और अन्य खट्टे पदार्थों में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद से कह रहा है कि लेटिक अम्ल। ये लेटिक अम्ल क्या है? ये दूध में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। और जो मेलिक अम्ल होता है ना, ये सेब में पाया जाता है। उसके बाद से आगे चलेंगे। आगे कह रहा है कि नींबू और संतरा को हम क्या करते हैं? नींबू और संतरा को हम खरीदने के लिए क्या करते हैं? साइकिल से जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? नींबू और संतरा को हम लोग खरीदने के लिए किसे जाते हैं? तो हम लोग साइकिल से जाते हैं। तो क्या हो जाएगा? साइट्रिक अम्ल से हो जाएगा सिरका किससे संबंधित है? सिरका एसिटिक अम्ल से संबंधित है। और
तो हमें क्या चाहिए, हमें सिरका 1 नंबर के चाहिए, तो क्या हो जाएगा, सिरका एसिटिक अम्ल से हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि सेव, सेव कौन लेगा, तो सेव में लेंगे, तो क्या हो जाएगा, सेव क्या हो जाएगा, मेलिक अम्ल से हो जाएगा। उसके बाद से दूध वाले लेकर जाते हैं ना दूध, तो क्या हो जाएगा, दूध क्या हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल से संबंधित हो जाएगा। इमली और कांचा आम, इमली और कांचा आम में क्या हो जाएगा, ये जिसे खट्टा लगता है, इमली और कांचा आम क्या लगता है, खट्टा लगता है, तो ये टार्टरिक अम्ल हो जाएगा। उसके बाद से हो जाएगा ये चाय, चाय क्या होता है, चाय टेस्टिक होता है, तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या पाया जाता है, टेनिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद से हम आगे चलेंगे, आगे क्या कह रहा है, वही सब लिखा है, कह रहा है कि प्रबल अम्ल HCl होता है, H4 होता है, HNO3 आदि होता है। उसके बाद से कह रहा है कि दुर्बल अम्ल एस्टिक अम्ल होता है, जो CH3COOH होता है। फार्मिक अम्ल HCOOH, सिट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल और मौलिक अम्ल H2O। ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर जैसा लगते हैं, भस्म, क्षारक या बेस कहलाते हैं। वे क्षारक एल्कोहल कहलाते हैं, जैसे कि NaOH, KOH, छूने का पानी CaOH2 अतः क्षारक भस्म है, परंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि प्रयोगशाला में अम्ल और क्षार के परीक्षण के लिए लिटमस पेपर अतिरिक्त मिथाइल ऑरेंज और फिनाथलीन का भी प्रयोग किया जाता है। मिथाइल ऑरेंज अम्लीय विलयन में लाल तथा क्षारीय विलयन में पीला कर जाता है, तो फिनाथलीन अम्लीय विलयन में रंगहीन और क्षारीय विलयन में गुलाबी हो जाता है। उसके बाद से कह रहा है कि जल का रासायनिक गुणनफल का मान 25 डिग्री सेल्सियस पर 1.0 तथा 10 के पावर 14 होता है। कह रहा है कि सिरका जो होता है ना, ये एस्टिक अम्ल है, CH3COOH का 40% जलीय विलयन होता है। चींटी और बिच्छी के डंक में फार्मिक अम्ल HCOOH पाया जाता है। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl तथा नाइट्रिक अम्ल HNO3 के अनुपात में ताज़ा मिश्रण अम्ल राज्य कहलाता है, सोने को गलाने में समर्थ होता है। उसके बाद से कह रहा है कि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, जिसे मिल्क ऑफ द मैग्नीशियम कहा जाता है, इनका प्रयोग पेट की अम्लीयता दूर करने में अम्ल के रूप में किया जाता है। उसके बाद से कह रहा है कि मांसपेशियों में थकान लैक्टिक अम्ल जमा होने के कारण, कह रहा है कि मांसपेशियों में थकान लैक्टिक अम्ल के जमा होने के कारण होता है। उसके बाद से किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन सांद्रण H के ऋणात्मक लघु को pH कहते हैं। उसके बाद से क्या कह रहे हैं, कह रहा है कि एक अम्ल लिटमस में बदल देते हैं, तो एक अम्ल लिटमस को क्या करते हैं, एक अम्ल लिटमस को बदल देते हैं ये नीला और लाल को। तो एक अम्ल लिटमस को क्या करते हैं, एक अम्ल लिटमस को बदल देते हैं, नीला और लाल को बदल देते। कह रहा है कि अम्ल नीले लिटमस ब्लू लिटमस को काला कर देता है। लिटमस जल में घुलनशील विभिन्न रंजकों का एक मिश्रण होता है, जो थैलोफाइट समूह के लाइकेन नामक पौधे से निकाला जाता है, और लाल लिटमस को क्षार के जलीय विलयन में डालने पर यह नीले रंग का हो जाता है। उसके बाद से कह रहा है कि धोने वाला सोडा क्या होता है, धोने वाला सोडा सोडियम कार्बोनेट होता है। धोने वाला सोडा सोडियम कार्बोनेट होता है, N2CO3 10H2O। कहने का मतलब, इसको याद करने का ट्रिक जाने कि 10 बाल्टी से हम लोग क्या करते हैं, 10 बाल्टी से धोते हैं, तो इस क्या हो जाएगा, धोने वाला सोडा हो जाएगा Na2CO3 10H2 हो जाएगा। उसके बाद से आगे चलेंगे, कह रहा है कि NaHCO3 का रासायनिक सूत्र है, तो NaHCO3 का रासायनिक सूत्र क्या है, तो बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, तो NaHCO3 होता है।
उसके बाद से कह रहा है कि IUPAC नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। उसके बाद से कह रहा है कि चींटी काटती है तो अंतक्षेपित करती है, क्या करती है, फार्मिक अम्ल को अंतक्षेपित करती है। यह चींटियाँ काटती है तो वह फार्मिक अम्ल अंतक्षेपित करती है, जिनके कारण दर्द चुभन महसूस होता है। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कीजिए, उत्तर को सही। नीला थोथा सोडियम बाइकार्बोनेट, एप्सम साल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, मैग्नीशियम सल्फेट, कास्टिक सोडा, कॉपर सल्फेट होता है। उसके बाद से आगे चलेंगे। आगे क्या कर रहा है, डी नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। जो डी नंबर क्वेश्चन है ना उसको देखेंगे। कह रहा है कि जो नीला थोथा होता है ना, नीला थोथा, नीला थोथा जो होता है वो क्या होता है, जो नीला थोथा होता है कॉपर सल्फेट होता है। उसके बाद से जो बेकिंग सोडा होता है ना, बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा ये मैग्नीशियम क्या होता है, मैग्नीशियम सल्फेट होता है। उसके बाद से जो कह रहा है कि जो नीला थोथा होता है वो कॉपर सल्फेट होता है। जो एप्सम साल्ट होता है ना, मैग्नीशियम सल्फेट होता है। और जो बेकिंग सोडा होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। और जो कास्टिक होता है ना, जो कास्टिक होता है वो क्या होता है, वो कास्टिक होता है जो सोडियम, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। उसके बाद से ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, वही सब लिखा है। कह रहा है कि कॉपर सल्फेट जिसका रासायनिक नाम CuSO4 5H2 होता है। इसका व्यापारिक नाम नीला थोथा और तुतिया है। मैग्नीशियम सल्फेट जिसका रासायनिक सूत्र MgSO4 7H2 हो को एप्सम सल्फेट कहा जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका रासायनिक सूत्र NaOH को कास्टिक सोडा या दाहक सोडा कहते हैं, तथा सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है, को बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा कहते हैं। उसके बाद से हम आगे चलेंगे। आगे कह रहा है कि जल के लिए pH मान कितना होता है, तो जल के लिए pH मान लगभग 7% होता है। उसके बाद से कह रहा है कि वह संख्या जो पदार्थ को अम्लीयता व क्षारीय को प्रदर्शित करता है pH मूल्य कहलाता है। इसका मान हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव के सांद्रण का व्युत्क्रम लिखा है, व्युत्क्रम के लघुगुणक के बराबर होता है। जल के लिए pH मान लगभग 7% होता है। उसके बाद से आगे चलेंगे इधर। ये लोग हम ये पढ़े हैं। कह रहा है कि सफ़ेद ऑक्साइड अयस्क जिनमें आयरन ऑक्साइड अशुद्ध रूप में विलय रूप में न हो, उनकी शोधन की प्रक्रिया को किया जाता है सरपेक प्रक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी होता है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का मुख्य अयस्क जब जिनमें आयरन ऑक्साइडकृत रूप से उपस्थित नहीं होती है, तो उपरोक्त विकल्पों में से सरपेक प्रक्रिया सबसे उपयुक्त शोधन प्रक्रिया होती है। निम्न में से न्यूनतम अभिक्रियाशील होती है तो क्या हो, गोल्ड क्या होते हैं, न्यूनतम अभिक्रियाशील होते हैं। कह रहा है किसी वर्ग के ऊपर नीचे की ओर जाने पर लक्षण कहते हैं तथा धात्विक लक्षण घटते हैं। धात्विक लक्षण बढ़ने के साथ ही अभिक्रिया घटती है। तो CU AG और AUR ये धात्विक लक्षण होते हैं। धात्विक लक्षण बढ़ने का क्रम इसलिए सोना युग में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ये सब मैग्नीशियम कह रहा है कि केलेमाइन किस धातु का अयस्क है, तो ये जिंक का अयस्क है। इसके दो अन्य अयस्क होते हैं, अयस्क जिंक ब्लेड तथा जिंकाइट भी होते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि निम्नलिखित में से 3 धातुओं के ऐसे समूह को चुनिए जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो सिल्वर और गोल्ड और प्लेटिनम ये मुक्त अवस्था में पाई जाती है। सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम मुक्त अवस्था में पाई जाती है। उसके बाद से कह रहा है कि अधातु ऑक्साइड
तो प्राकृतिक में क्षारीय होती है। अधातु ऑक्साइड प्रकृति में क्या होती है? अधातु ऑक्साइड प्राकृतिक में अम्लीय होती है। अधातु अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, तो अधातु ऑक्साइड प्राकृतिक में अम्लीय होती है। उसके बाद से पीतल क्या होता है? पीतल बना होता है जिंक और कॉपर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा। उसके बाद से आगे देखेंगे इधर कह रहा है कि कॉपर का मिश्र धातु है, तो कॉपर किसका मिश्र धातु है? तो इसको काटी से डिलीट करेंगे। कॉपर और टिन का मिश्र धातु है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कह रहे मिश्र धातु नहीं है, कौन सा मिश्र धातु नहीं है? पी बी और जेड मिश्र धातु नहीं, बल्कि सी यू जेड ये मिश्र धातु है। और उसके बाद से सी यू एल यू मिश्र धातु हो, और उसके बाद सी यू ए जी ये मिश्र धातु है। उसके बाद से ये आगे चलेंगे। कह रहा है कि धातुओं को वेल्डिंग के लिए निम्न में से कौन सा गैसों का मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? तो जो ऑक्सीजन और एसिटिलीन होता है इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद टंगस्टन तत्व का संकेतक तो होता है, तो ये डब्ल्यू होता है। और उसके बाद से टेलूरियम का टी होता है। यूथिलियम का क्या होता है? टीलटियम होता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युत तत्व कौन सा होता है? सबसे अधिक तो फ्लोरीन होता है। तो क्या होता है? फ्लोरीन होता है, सबसे अधिक विद्युत ऋण फ्लोरीन होता है। उसके बाद से आगे चलने कह रहा है कि नाइट्रिक अम्ल किस धातु का बेअक्सर होता है? नाइट्रिक तो किसका होता है? सोना का होता है। नाइट्रिक अम्ल क्या होता है? HNO3 होता है। उसके बाद सोना युक्त बेवर और नाइट्रिक अम्ल निकिल चांदी तांबा और जिड। उसके बाद से कह रहा है कि कार्बन का वह अपरूप जो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक तथा उत्तम क्ल्यूब्रिनेट है, उसको क्या कहते हैं? लैंप ब्लैक कहते हैं। उसके बाद से आगे चलेंगे, वही लिखा है ये कह रहा है कि कौन सा धातु ठंडे पानी में प्रतिक्रिया नहीं कर पाता है? कौन सी धातु? तो जो एल्युमिनियम होता है वो ठंडे पानी में क्रिया नहीं कर पाता है। उसके बाद से किस धातु की परमाणु संख्या 31 होती है? तो जो गैलीनियम होता है ना उसकी 31 होती है। तो कह रहा है कि कार्बन नहीं है। कौन कार्बन नहीं है? तो डायमंड, ग्रेफाइट और कोयला ये कार्बन के तीनों उपरूप है। तो ये सभी क्या कार्बन का उपरूप है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। उसके बाद से मैग्नेटाइट है। मैग्नेटाइट क्या है? तो मैग्नेटाइट Fe क्या लिखा है? Fe मैग्नेटाइट का Fe3O4 होता है मैग्नेटाइट का। उसके पास हेमेटाइट का होता है Fe2O3 होता है। उसके बाद शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड होता है, तो जास्ता होता है। क्या होता है? जास्ता। तो शुष्क सेल में प्रयुक्त जास्ता होता है। उसके बाद से कह रहा है कि कैथोड और कार्बन एनोड का कार्य करती है। जास्ता से बने एक पात्र में NH3Cl या ZnCl पर पेस्ट भर कर मध्य भाग में कार्बन की छड़ को डाल दिया जाता है, जो एनोड धनात्मक का कार्य करती है। उसके बाद से कह रहे हैं कि पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व की कितनी मात्रा होती है? तो पृथ्वी जो होती है ना, पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व की कितनी मात्रा होती है? तो लगभग 32 से 35% तक होती है। उसके बाद से आगे चलेंगे। एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है? तो एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है बताइए? मैग्नीशियम सल्फेट है, फेरस सल्फेट है, लेड ऑक्साइड है और लेड पारा ऑक्साइड है। तो ये 20 का क्या हो जाएगा? ये तो कह रहे मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 7H2O को एप्सम कहते हैं। इसे हिंदी में संधक नमक के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रयोग स्वास्थ्य और सौंदर्य प्रदान करने के लिए उसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद से कह रहा है कि बर्तन बनाने के लिए कौन सी धातु की मिश्र धातु का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? तो जो सोल्डर होता है ना, सोल्डर का प्रयोग नहीं किया जाता है, जिसको सोल्डर भी कहते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि जिंक का पीतल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद से कर्नालाइट किस धातु का अयस्क है? पोटेशियम का अयस्क है KMgCl3
6H2O पोटेशियम धातु का अयस्क। उसके बाद से कह रहे निम्न में से कौन सी धातु मानव ने सर्वप्रथम प्रयुक्त किया। तो तांबा होता है, तांबा को सर्वप्रथम मानव ने प्रयोग किया। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 29 होता है। परमाणु भर 63 के आसपास होता है। उसके बाद स्टील को जंग रोधी बनाने के लिए इस समय कौन सी धातु मिलाई जाती है, तो क्रोमियम मिलाई जाती है। स्टील को जंग रोधी बनाने के लिए किस धातु को मिलाई जाती है, तो क्रोमियम धातु को मिलाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद से आगे चलेंगे। आगे कह रहा है कि सीसा पेंसिल में प्रयुक्त तत्व है, तो कौन सा तत्व प्रयुक्त है, तो ऑप्शन नंबर कार्बन ये प्रयुक्त होता है। उसके बाद से आगे चलेंगे। आगे कह रहा है तो कह रहा है कि पेंसिल की लीड बनाने में किसका व्यवहार किया जाता है, तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। पेंसिल की लीड बनाने में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। यह कार्बन का अपरूप होता है। उसके बाद से कह रहा है कि कमरे के तापमान में कौन सी अधातु तरल वास्तव में पाई जाती है, तो ये कौन सी पाई जाती है, तो ऑप्शन ब्रोमियम पाई जाती है। उसके बाद से 1825 में बेलार्ड ने की थी, इसकी खोज बेलार्ड ने की थी। यह गहरे लाल रंग का गाढ़ा द्रव होता है जो लाल रंग की वाष्प देता है, जिनमें से अत्यधिक उत्तेजक और दुर्गंध आती है। उसके बाद से आगे कह रहा है कि विद्युत का सर्वोत्तम चालक धातु चांदी Ag है। उसके बाद से कह रहा है कि सामान्य ताप पर प्राय सभी धातुएं ठोस होती है, प्राय पारा Ag द्रव होती है। उसके बाद से सामान्य ताप पर ब्रोमीन अधातु है। उसके बाद से पिग आयरन को कांचा लोहा या ढालवा लोहा कहते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि 93% लोहा, 4 से 5% कार्बन और से सल्फर फास्फोरस सिलिकॉन की अशुद्धि उपस्थित होती है, उनके कारण गलनांक कम होता है। उसके बाद से आगे चलेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समुद्र जल से निकाली जाती है, तो जो होता है ना ये वाला, तो जो ब्रोमीन होती है वो समुद्र जल से निकाली जाती है। उसके बाद से कह रहा है कि आगे कह रहा है कि मेलाकाइट का एक अयस्क खनिज है, तो किसका अयस्क खनिज है, जो कॉपर होता है ना, कॉपर का अयस्क है। उसके बाद से आगे चलेंगे। कह रहे निम्न में से कौन सी संक्रमण धातुओं की एक विशेषता नहीं है, तो कौन नहीं है, इलेक्ट्रॉन से प्राप्त करने की प्रवृत्ति संक्रमण धातुओं की विशेषता नहीं है। उसके बाद से आगे चलेंगे। जो कह रहा है कि आवर्त सारणी में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्व अपने बाह्य कोश को पूरा करने तथा अक्रिय गैस की अवस्था प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को त्यागते अथवा ग्रहण करते हैं, परंतु आवर्त सारणी ने जेड ब्लॉक में रखे गए तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, क्योंकि इन तत्वों के 2 कोश अपूर्ण होते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि हेमेटाइट का अयस्क है, तो हेमेटाइट किसका अयस्क है, हेमेटाइट जो है आयरन का अयस्क है, तो हेमेटाइट आयरन का अयस्क है। हेमेटाइट का Fe2O3 लोहे का अयस्क है, खनिज है। इसे प्राकृतिक अयस्क भी कहते हैं। इनमें 66% तक लोहे की मात्रा पाई जाती है। लोह अयस्क संभवतः कच्चे तेलों को छोड़कर वैश्विक अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। उसके बाद से कह रहा है कि भारी जल है, तो भारी जल जो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है ना, तो भारी जल होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड भारी जल होता है। उसके बाद से आगे चलेंगे। आगे कह रहा है कि ड्यूटेरियम के ऑक्साइड के भारी जल D2O कहा जाता है, क्योंकि इनमें ड्यूटेरियम D2 होता है। यह हाइड्रोजन का एक भारी समस्थानिक है। इसकी खोज 1972 ईस्वी में मुरे तथा वासवर्न ने की थी। इसका अणु भार 20 होता है। साधारण जल 500 ग्राम भाग में 1 भाग भारी जल होता है। भारी जल के व्यावसायिक उत्पादन में गतिज, स्थानिक और प्रभाव तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद से कह रहा है कि भारी जल का मुख्य उपयोग नाभिकीय संचयन में होने वाली नाभिकीय विघटन प्रक्रियाओं के दौरान उत्पन्न न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने के लिए मंदक के रूप में
कार्य करती है। उसके बाद से कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? सोना होती है ना, वो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। उसके बाद से कह रहा है कि एल्युमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है, तो एल्युमिनियम धातु को बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद से आगे चलेंगे, कह रहा है कि हाँ, तो इसका बॉक्साइट इसको मुख्य रूप से झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। उसके बाद से सबसे भारी धातु है, तो सबसे भारी धातु पूछा है तो यूरेनियम सबसे भारी धातु है। उसके बाद से कह रहा है कि यूरेनियम तत्व की खोज 1789 में कालाप्रोट द्वारा पिच ब्लेड नामक अयस्क से हुई। उसने नए तत्व का नाम कुछ वर्ष पहले ज्ञात यूरेनस ग्रह के आधार पर यूरेनियम रखा। ड्यूटेरियम का एक अन्य अयस्क कार्बोटाइट है। प्रकृति में पाए गए तत्वों में यह सबसे भारी तत्व है। उसके बाद से कह रहा है कि निम्नलिखित धातुओं में से कौन असामान्य रूप से द्रव है। तो जो ऑप्शन नंबर क्या है, जो बी है ना, पारा, ये तो धातुओं में से कौन असामान्यता पर द्रव है, तो जो पारा है वो है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद से आगे चलेंगे इधर, कह रहा है कि किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है। तो जो पिच ब्लेंड होता है ना, पिच ब्लेंड से रेडियम प्राप्त किया जाता है। पिच ब्लेंड से क्या किया जाता है? पिच ब्लेंड से रेडियम प्राप्त किया जाए। रेडियम पिच ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है। हेमेटाइट लोहा प्राप्त किया जाता है और औषधि सेलों में चूना पत्थर पाया जाता है। रेडियम का आविष्कार 1898 ईस्वी में पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी ने किया होगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जर्मन सिल्वर किससे संबंधित है, बताइए? जर्मन सिल्वर किससे संबंधित, इसको देख लेंगे। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, डी सही है। तो डी में क्या है? कह जर्मन सिल्वर किससे संबंधित हो जाएगा? निकिल से संबंधित हो जाएगा। जो जर्मन सिल्वर है ना, जर्मन सिल्वर किससे संबंधित हो जाएगा? तो जर्मन सिल्वर किससे संबंधित हो जाएगा? ये जर्मन सिल्वर किससे संबंधित हो जाएगा? जर्मन सिल्वर ये निकिल से संबंधित हो जाएगी इससे। और उसके बाद से सोल्डर टिन से संबंधित हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर किससे संबंधित हो जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर कोल्ड्रिन से संबंधित हो जाएगा। हाइपो किससे संबंधित? सोडियम से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद से आगे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। आगे नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? तो लोहे में क्रोमियम और निकिल मिलाया जाए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद स्टेनलेस स्टील मिलाने के लिए किसका प्रयोग किया? इसका। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद से आगे चलेंगे। आगे कह रहा है, ये सब देख लेंगे इधर से। कह रहा है कि आराम के लिए इतने कैलोरी ऊर्जा हो, 68 कैलोरीज ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बढ़ई के कार्य के लिए 250 कैलोरीज का, पत्थरों को तोड़ने के लिए 420 कैलोरीज का, टाइप करने के लिए 110 कैलोरीज का, इस्त्री करने के लिए 100 कैलोरीज का, लाल टिलिस खोलने में सिंगल्स के लिए 450 कैलोरीज का और तेज नृत्य करने के लिए 350 कैलोरीज का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद से ये स्वच्छता का पोषण के बारे में देख लेंगे। उसके बाद से कह रहा है कि नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत और स्वच्छ भारत के नारे के लिए 2 अक्टूबर 2014 में दिल्ली के वाल्मीकि बस्ती से स्वच्छ भारत का अभियान की आवाज़ किया। 2019 तक स्वच्छ भारत का सपना पूरा करने की योजना बनाई। उसके बाद से आगे देखेंगे, ये पोषण के बारे में दिए गए पोषण के प्रकार दिया गया है। ये कार्बनिक पोषण दिया गया। कार्बनिक पोषण के अंतर्गत क्या आ जाएगा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सब कार्बनिक पोषण तत्व है।
और उसके बाद से कह रहा है अकार्बनिक अंतर्गत क्या आ जाएगा, अकार्बनिक अंतर्गत कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम ये सब आ जाएंगे। उसके बाद से ये देखा इधर दिया है, कह रहा है कि कौन सा रोग से किसकी, कह रहा है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनल है। इसके रेटिनल, इसकी कमी से रतौंधी, इसका स्रोत क्या है, दूध, पनीर, अंडा और मछली और तेल ये है। उसके विटामिन बी का क्या रासायनिक नाम है, तो थायमिन है। इसकी कमी से बेरी, ये किसका स्रोत क्या है, अनाज, फलिया, हाँ फलिया, सोयाबीन, अंडा और सूखी मिर्च, मूंगफली ये सब है। विटामिन जो है ना, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो राइबोफ्लेविन है। इसकी कमी से कौन सा होता है, राइबोफ्लेविन या क्लोसिस, इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन, कमी से किलोसिस नामक रोग होता है। उसके बाद से कह रहा है कि दूध, हरी सब्जी, खमीर, जिगर, मांस होता है। उसके विटामिन 3 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन 3 का पहले तो रासायनिक नाम जानेंगे कि ये इसको पेंटोथेनिक अम्ल कहते हैं। इसकी कमी से चर्म रोग, बाल सफ़ेद, वृद्धि मंद और जनन क्षमता कम हो जाती है। अंडा, जिगर, मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली आदि इसका स्रोत है। विटामिन B5 क्या होता है, निकोटीन अम्ल, नियासिन होता है, प्लाग्रा होता है। उसके बाद से सब्जियां, मूंगफल और ईस्ट और जिगर, दूध ये सब इत्यादि इसका स्रोत है। उसके बाद से आगे देखेंगे, और है कह रहा है कि विटामिन 6 का रासायनिक नाम ये पायरिडॉक्सिन होता है। विटामिन 6 का पायरिडॉक्सी होता है। एनीमिया, चर्म रोग और पेशिया ये सब होता है। दूध, ईस्ट और अनाज ये जिगर होता है। विटामिन 7 का रासायनिक नाम बायोटीन होता है। लाकवा, बालों का गिरना ये सब उसका रासायनिक नाम होता है इसकी कमी से। उसके बाद से कह रहा है कि विटामिन 9 हो जाएगा टेरोइल इल ग्लूटेमिक, जिसको फोलिक अम्ल भी कहते हैं। इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। इसका स्रोत हो जाएगा फलिया, मूंगफली, हरी पत्तियाँ, ईस्ट, अंडा, कलेजी ये सब इसकी स्रोत है। उसके बाद से कह रहा है कि विटामिन 12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालमिन। एनीमिया रोग इसकी कमी से दूध, हरी पत्तियाँ, मांस, कलेजी में पाया जाता है। विटामिन, ये सुपर टेट का ये क्वेश्चन है, ये वाला ये क्वेश्चन है, ये सुपर टेट ए स्टेट में ये क्वेश्चन पूछा था। ये स्टेट में को कह रहा है कि विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल है और इसकी कमी से स्कॉर्बी रोग होता है। ये किस में पाया जाता है, तो ये किस में पाया जाता है, ये नींबू वंश के फल, टमाटर, मिर्च, अंकुरित अनाज में पाया जाता है। उसके बाद से कह रहा है कि विटामिन D क्या है, विटामिन D कैल्सीफेरॉल है। उसके बाद से बच्चों में रिकट्स बेस और ऑस्टियोमलेशिया होता है। दूध, अंडा, मछली, तेल, मक्खन और सूर्य का प्रकाश। उसके बाद से विटामिन E की कमी से टेकोफेरॉल होता है। उसके बाद से जनन क्षमता कमज़ोर हो जाती है। दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं, पत्तेदार सब्जी, सोयाबीन, अंडे और जर्दी होती है। उसके विटामिन के नेफेंथोक्विनोन ये रासायनिक नाम रक्त कथा का जमुना इसकी कमी से होता है। हरी सब्जी, सोयाबीन, टमाटर आदि में पाया जाता है। उसके बाद से कह रहा है कि विभिन्न खनिज तत्व उनका महत्व इस प्रकार है। उसके बाद से कह रहा है कि खनिज की कमी से होने वाले रोग स्रोत कैल्शियम, दांत और हड्डी, दुर्बल शरीर और वृद्धि रुक जाती है। उसके बाद से कह रहा है कि कैल्शियम से, उसके बाद से इसका स्रोत हो जाएगा दूध, पनीर, हरी सब्जियाँ। उसके बाद से फास्फोरस क्या होता है, फास्फोरस होता है दांत, हड्डियाँ और दुर्बल शरीर और वृद्धि और कायिक कुंठित। ये दूध, पनीर, हरा सब्जी और बाजरा और रागी मांस में पाया जाता है। सोडियम क्या है, तो रक्तचाप, अभियंत्रिक कोशिकाओं में ऐंठन, भूख की कमी। साधारण नमक, दूध, अंडा, मछली और मांस होता है। पोटेशियम के क्या होता है, अंग घात का खारापन, पेशियों की दुर्बलता। दूध, अनाज, फल, सब्जियाँ, मांस होती है। सल्फर क्या होता है, प्रोटीन होता है। प्रोटीन उपाचयन की गड़बड़ी और जो मछली यकृत में पाया जाता है। लोहा क्या हो जाएगा, एनीमिया, प्रतिरक्षा
तंत्र दुर्बल, अंडा, मांस और हरी सब्जियाँ ये अनाज पाया जाता है। ओडिन की घेघा, जड़वा, मनता और मिक्सिडीमा तथा हाक्सीमोटा और समुद्री जल, पनीर आयोडीन युक्त। उसके बाद से क्लोरीन क्या होते हैं, तो दांतों की दुर्बलता से संबंधित है। जल, चाप और समुद्री भोजन। मैग्नीशियम किससे संबंधित है, मैग्नीशियम किससे संबंधित है, तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित करती है। अनाज, हरी सब्जियाँ। उसके बाद जिंक क्या संबंधित, जेड से एनीमिया, खुरदारी तत्व, जनन क्षमता क्षीण हो जाती है। दूध, अनाज, समुद्री भोजन, मांस और समुद्र भोजन। उसके बाद से तांबा को देख लेंगे, एनीमिया रुद्ध वाहिका द्वारा। उसके बाद से मैग्नीशियम को देख लेंगे, उपस्थित हड्डियों की वृद्धि। उसके बाद से देख लेंगे कोबाल्ट को एनीमिया, क्रोमियम को ग्लूकोज उपचार की गड़बड़ी और मॉलिब्डेनम ये नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ को उत्सर्जन। उसके बाद से आगे चलेंगे, आगे क्या है, सहायक कह रहा है कि सहायक अध्यापक और अन्य राज्य के अध्यापकों में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। कह रहा है कि वह ऊतक जो एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ता है उसको क्या कहते हैं, उसको स्नायु कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद से रक्त का वह घटक जो संपूर्ण रक्त वाहिनियों में इसे के थक्के बनाने को रोकता है, तो हिपेरिन क्या है, हिपेरिन है। कह रहा है कि रक्त का वह घटक जो संपूर्ण रक्त वाहिनियों में रक्त थक्का बनाने से रोकता है, हिपेरिन कहते हैं। लाल रुधिर कणिकाओं में लोह प्रोटीन पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। प्रतिरक्षी और प्रतिजन विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन है। एंटीजन लाल रुधिराणुओं की काला में तथा प्रतिरक्षी प्लाज्मा में पाई जाती है। उसके बाद से लैंगरहंस की दीपिका पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है, अग्न्याशय में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि इंजाइम रासायनिक रूप से होती है, क्या होती है, तो ऑप्शन नंबर प्रोटीन होती है। उसके बाद से कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अम्ल विटामिन भी है, तो जो एस्कॉर्बिक अम्ल है ना वो विटामिन भी है। उसके बाद से कह रहा है कि इसका प्रमुख स्रोत नींबू, टमाटर और सब्जियां, आलू, अन्य में पाया जाता है। स्कर्वी रोग के बारे में देखेंगे कि स्कर्वी रोग किसे के कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से। ये ए स्टेट का क्वेश्चन है। ये कौन सा, ये क्या है, तो ये ए स्टेट का क्वेश्चन है। एस टेट का ये क्वेश्चन है। उसके बाद से आगे देखेंगे, आगे क्या कह रहा है। स्कर्वी का रासायनिक सूत्र देख लेना, C6H8O6 भी कहते हैं। इसकी कमी से मसूड़ों में रक्त स्राव, कमजोर तथा शरीर के घाव का आसानी से न भरना स्कर्विक नामक रोग के लक्षण है। ये खट्टे फलों और सब्जियों में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ये कह रहा है विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग, आँखों का शुष्क होना। और कह रहा है कि विटामिन डी रिकेटस रोग, विटामिन के ब्लड का थाका नहीं जमना, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। HIV क्या है, HIV ये सहायक लिम्फोसाइट है। उसके बाद से HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस क्या संबंधित है, इसका संक्षिप्त रूप, इस वायरस के प्रतिरक्षा। उसके बाद से डाउन सिंड्रोम किससे संबंधित है, तो जो 31वें गुणसूत्र से संबंधित है। डाउन सिंड्रोम 31वें गुणसूत्र से संबंधित है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद से आगे चलेंगे, कह रहा है कि मनुष्य में कौन सा अंग अवक्षेपी अंग है, तो कौन सा अंग अवक्षेपी अंग है, तो जो कर्णपोलोपेशिया होती है ना, अवक्षेपी अंग होती है। उसके बाद से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद से थ्रोम्बोप्लास्टिक कहाँ से रक्त स्कंदन के लिए प्राप्त होता है, तो कहाँ से होता है, तो प्लेटलेट से प्राप्त होता है। उसके बाद से आगे चलेंगे, एंट अमीबा हिस्टोलिका से होने वाले रोग का नाम क्या है, और तो कौन सा रोग होता है, बताइए। एंट अमीबा से कौन सा रोग होता है, तो कौन सा रोग होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये बी, पेचिस रोग होता है। एंट अमीबा हिस्टोलिका से कौन सा रोग होता है, तो ये कौन सा रोग होता है, ये पेचिस रोग होता है। उसके बाद से आगे चलेंगे,
कह रहा है कि अमीबा पेचिस एंटा अमीबा हिस्टोलिका से होता है, टाइफाइड सिलमोनेला टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है, मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स प्रोटोजुआ से होता है, पीलिया प्राय वायरस जनित होती है। कह रहा है कि बीमारी फैलाने वाले एजेंटा को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, पैथोजन कहते हैं, पैथोजन क्या कहते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि बीमारी फैलाने वाले एंटोजन को पैथोजन कहा जाता है। ये प्रोक्लैक्टिक और सिक्रिएटिन हार्मोन है, जबकि एमाइलेज एंजाइम है। उसके बाद से कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, तो खाद्य श्रृंखला प्राथमिक जो उपभोक्ता होते हैं ना, ऑप्शन नंबर बी, तो ये हो जाएगा। तो कह रहा है कि पेड़ पौधे उत्पादक होते हैं, और शाकाहारी कौन से होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं ना वो शाकाहारी होते हैं। उसके बाद से जो मांस होता है ना, जो मांसाहारी होते हैं वह द्वितीय और तृतीय उपभोक्ता होते हैं। जीवाणु और कवक होते हैं वह क्या होते हैं, अपघटक होते हैं। उसके बाद से आगे कह रहा है कि ज़मीन के अंदर रहने वाले जंतुओं को सुरक्षित रखा जाता है, तो टेरेरियम में रखा जाता है। उसके बाद से कह रहा है कि वाइवेरियम वायुमंडलीय जंतु हेतु, एक्वेरियम जलीय जंतु हेतु, चिड़ियाघर स्थलीय जंतु हेतु। जो एक्वेरियम होता है ना, एक्वेरियम में वायुमंडलीय जंतु को रखा जाता है, जलीय जंतु को रखा, एक्वेरियम में जलीय जंतु को रखा जाता है, और चिड़ियाघर में स्थलीय जंतु को रखा जाता है। और उसके बाद से टेरेरियम होता है ना, ज़मीन के अंदर रहने वाले जंतु को रखा जाता है। और बेबेरिया होता है ना, वायुमंडल, बाइबेरिया में वायुमंडलीय जंतु वो हेतु इनका प्रयोग किया जाए। उसके बाद से कह रहा है कि जो व्यक्ति स्कर्वी रोग वाला अधिक आहार लेते हैं उनमें कौन सा रोग नहीं होता है, तो स्कर्वी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलेंगे, कह रहा है कौन सा प्रोटीन नहीं है, जो ये हिपेरिन होता है ना, ये प्रोटीन नहीं है, जबकि क्रिएटिन प्रोटीन है, फाइब्राइन ये प्रोटीन है, एल्बुमिन ये भी प्रोटीन है। उसके बाद से आगे चलेंगे, कह रहा है कि वाष्पन रोग किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन नंबर क्या हो जाएगा, वाष्पन रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, विटामिन ई हो जाएगा। उसके बाद से आगे चलेंगे, आगे कह रहा है कि रोग सूक्ष्म जीव और संचरण का माध्यम होता है। हैजा क्या होता है, हैजा एक जीवाणु है और दूषित जल और भोजन से संबंधित है। टाइफाइड किससे संबंधित है, टाइफाइड जीवाणु से संबंधित है। जो टाइफाइड है ना वह जीवाणु से संबंधित है, दूषित जल से होता है। जो क्षय रोग होता है जीवाणु से संबंधित है, वायु से होता है। सर्दी जुकाम होता है ना वो विषाणु और वायु से संबंधित है। जापानी मस्तिष्क ज्वर क्या है, विषाणु से और मच्छर से संबंधित है। एक्यूट इन्फेलाइटिस ये विषाणु और जीवाणु से संबंधित है। ये मच्छर, पानी, हवा और खाना से संबंधित है। और सिंड्रोम क्या है, कवक। कह रहा है कि पान की सामग्री द्वारा होता है। उसके बाद से अंडा उत्तम स्रोत है। अंडा उत्तम स्रोत किसका होते हैं, अंडा उत्तम स्रोत किसका है, तो अंडा जो प्रोटीन का उत्तम स्रोत होते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि अंडा प्रोटीन का उत्तम स्रोत है। अंडा में लगभग सारे आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं, इससे का प्रोटीन उच्च कोटि का होता है। उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में से जीवाणु बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाले रोग का सूचक है, तो ये कौन सा है, ऑप्शन नंबर कौन जीवाणु, तो कर छोटी माता, तनकीथो मेनाजाइटिस और तपेदी ट्यूबरकुलोसिस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। उसके बाद से आगे चलेंगे, आगे कह रहा है कि वही डी, गलती हो गया है, सॉरी, ये सही है, ए नंबर सही होगा, ये नंबर नहीं है, बी नंबर इसका सही है, ये वाला सही है, ये वाला थोड़ा देखने में ये वाला सही है। तपेदिक ट्यूबरकुलोसिस, न्यूमोनिया और मियादी ये संबंधित है। उसके बाद से आगे चलेंगे, यही सब लिखा है, तपेदिक, न्यूमोनिया, टाइफाइड, मेनिंजाइटिस आदि जीवाणु जनित रोग होते हैं। कह रहा है ये सब महत्वपूर्ण चीज़ है। जापानी मस्तिष्क ज्वर, क्यूट इन्फेलास्टिक सिंड्रोम बीमारियों के रासायनिक लीची फलों में पाए जाते हैं, ये देख लेंगे। ये कह रहा है कि सेलुलोज बहुल खाद्य पदार्थ